नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत होगी विधानसभा के दंगल के साथ, क्योंकि 10 फरवरी को चुनाव होने हैं और ऐसे में विधानसभा का दंगल हॉट टॉपिक बना हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी भी सामने आ रही है। 5 फरवरी को बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। यूपी को लेकर बीजेपी जारी करेगी घोषणा पत्र। सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम जानकारी। किसानों की आय दोगुनी करने, बेरोजगार के मुद्दे इसमें शामिल किए जा सकते हैं। महिलाओं के स्वरोजगार का मुद्दा भी शामिल होगा। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे भी शामिल किए जाएंगे घोषणा पत्र में। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं घोषणा पत्र से जुड़ी हुई कि आखिरकार क्या होगा बीजेपी के पिटारे में। खास घोषणा पत्र के लिए सभी की निगाहें टकटकी लगी हुई हैं और ऐसे में सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है सूबे की सियासत से जुड़ी हुई, वो बेहद खास हो जाती है। पीएम मोदी ने आज आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को वर्चुअली संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के 75वें वर्ष में 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी पूरी दुनिया के लिए चुनौतियां लेकर आई है। दुनिया चौराहे पर खड़ी हो गई है। आगे की दुनिया वैसी नहीं होगी जैसे कोरोना से पहले थी। भारत को देखने का दुनिया का नजरिया बदल गया है। दुनिया भारत को ज्यादा मजबूत देखना चाहती है। हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने देश को तेजी से आगे बढ़ाएं, मजबूती लाएं। ये समय नए अवसरों का है, नए संकल्पों की सिद्धि का समय है। बहुत जरूरी है कि हम आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भरता की नींव पर आधुनिक भारत का निर्माण हो। इस बजट में देश को आधुनिकता की तरफ ले जाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, जब हम आज के बजट की चर्चा करेंगे तो सापेक्ष भी होती है, कुछ तो पुरानी बातों की तुलना करेंगे तब पता चलता है। बीते 7 वर्षों में जो निर्णय लिए गए, जो नीतियां बनी, पहले की जिन नीतियों में गलतियों को सुधारा गया, उस वजह से आज भारत की अर्थव्यवस्था का निरंतर विस्तार हो रहा है। के लिए नए सिरे से जब देख रहा है तो हमारे लिए भी आवश्यक है कि हम हमारे देश को तेज गति से आगे बढ़ाएं, अनेक विविध क्षेत्रों में बदलाव लाएं, मजबूती लाएं। ये समय नए अवसरों का, नए संकल्पों की सिद्धि का समय है। बहुत जरूरी है कि भारत आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर तो बने ही, आत्मनिर्भर भारत की नींव पर एक आधुनिक भारत का निर्माण हो। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए पहले चरण की वोटिंग में अब सिर्फ एक हफ्ता बचा हुआ है। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए बुलंदशहर और मथुरा के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर के गुलावटी में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किया और बिना नाम लिए हुए समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने वैक्सीन का विरोध किया था, अब जनता चुनाव में उन्हें हार की डोज लगाएगी। साथ ही कहा कि यहां पर आप सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं कि आपने वैक्सीन करा लिया है। जिन लोगों ने अभी भी वैक्सीनेशन नहीं करवाया है वो मतदान से पहले पहली डोज जरूर लगवा लें। सीएम यहीं पर नहीं रुके बल्कि सीएम ने आगे कहा कि नाम समाजवादी, सोच परिवारवादी और काम दंगावादी। देश की सुरक्षा के लिए भाजपा आवश्यक। ये जो लाल टोपी है ना, ये रेड अलर्ट है। हिस्ट्री सीटर और मुजफ्फरनगर के दंगों से जिन हिंदुओं का रक्त बहा था, उनके खून से रंगी हुई टोपी है। राम भक्तों के खून से सनी हुई टोपी है। इसलिए अलर्ट, लोगों को अलर्ट कर देने की आवश्यकता है।
इसका मतलब दंगा, इसका मतलब पेशेवर माफिया और इसका मतलब अवसरवादिता। ये लोग कोरोना में कहीं दिखाई दिए थे? कभी नहीं। संकट में नहीं आएंगे, चुनाव के समय ही दिखाई देंगे। और भाइयों बहनों, यही अपील करने के लिए आया हूं। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ब्रज क्षेत्र के समग्र विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। बिना भेदभाव के विकास का कार्य कर रही है। क्या गांव, क्या गरीब, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, इन सबके उत्थान के लिए, गांव और ब्रज तीर्थ के विकास के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, इस कोरोना कालखंड में पहली बार चुनाव हो रहे हैं। तो इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। सपा ने 12 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। रायबरेली से आरपी यादव सपा प्रत्याशी होंगे। चित्रकूट से अनिल पटेल, मानिकपुर से वीर सिंह पटेल, प्रतापपुर से बिजमा यादव, तो वहीं इलाहाबाद पश्चिम से अमरनाथ मौर्य, इलाहाबाद दक्षिण से रईस चंद्र शुक्ला सपा प्रत्याशी होंगे। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की। 12 प्रत्याशियों की सूची जारी की है समाजवादी पार्टी ने, और ये सूची बेहद खास। इलाहाबाद दक्षिण, इलाहाबाद पश्चिम, प्रतापपुर से बिजमा यादव को टिकट मिला है। तमाम क्षेत्रों का इसमें जिक्र किया गया है। 12 प्रत्याशियों का ऐलान है। अनूप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, समाजवादी पार्टी की आज के दिन की दूसरी लिस्ट मानी जा रही है, क्योंकि सुबह एक लखनऊ मलिहाबाद की जो सीट थी उसमें सुशीला सरोज का टिकट काटकर सोनू कनौजिया को टिकट दे दिया गया है। अब दूसरी शाम को जो लिस्ट अभी 12 प्रत्याशियों की जारी हुई, उसमें जो बिसराबस्ती से मोहम्मद असलम रायनी, जो बहुजन समाजवादी पार्टी के जो बगावती प्रत्याशी हैं, वहां से टूटकर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, उनको भी श्रावस्ती से टिकट दे दिया गया है। कैसरगंज से मसूद आलम खां को टिकट दे दिया गया है। चूंकि समाजवादी पार्टी के पहले नेता थे, कदावर नेता थे, उनको समाजवादी पार्टी ने एक बार भरोसा जताया है। इलाहाबाद प्रतापपुर की जो सीट है वो काफी चूंकि महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, बिजमा यादव को वहां से टिकट दिया गया है। तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी अब अनूप, जिस तरीके से पूरे क्रम में टिकट कटने और बंटने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, क्या ये माना जाए कि तमाम सीटों पर जैसे जैसे तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी जब नाम डिस्क्लोज हो रहे हैं, उसके आधार पर भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं क्या? देखिए, यही बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से लखनऊ का उदाहरण को ले लें तो ये पहले हो रहा था कि समाजवादी पहले प्रत्याशी अगर अपने उतारती है तो भाजपा उसी प्रकार से अपने उसी प्रकार से कैंडिडेट उतारती है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि डमी कैंडिडेट पार्टियां उतार रही हैं। जैसे समाजवादी पार्टी ने लखनऊ के 2 कैंडिडेट चेंज कर दिए, ठीक उसी प्रकार से बाकी जो प्रत्याशी हैं उत्तर प्रदेश के, जहां पर ये भाजपा से अगर कमजोर प्रत्याशी दिख रहा है समाजवादी पार्टी को, वो चेंज कर रहे हैं। लगातार इस तरीके से मंथन चल रहा है, क्योंकि अब और सबसे बड़ी बात अनूप ये भी है कि हम और आप इस समय ये जो मौजूदा सूची है इस पर चर्चा जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसको हम फाइनल नहीं मान सकते जब तक कि नामांकन की आखिरी तिथि, नाम वापसी की आखिरी तिथि फाइनल नहीं हो जाती है तब तक। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार पार्टियां मंथन कर रही हैं, उनको लास्ट तक जिताऊ प्रत्याशी चाहिए। लास्ट तक जो पार्टियों से तोड़मोड़ की जो राजनीति चल रही है, अभी भी जो नेता हैं वो एक दूसरे दलों में जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनको जगह बनाना, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक, पूर्व सांसद आज नरेंद्र पटेल यहाँ पर अपना दल को दामन थामा है, तो निश्चित तौर पे अभी जो पार्टियों का फेरबदल है वो जारी है। तो निश्चित तौर पे अभी जो पार्टियों के समीकरण जो बन रहे हैं, जो बिगड़ रहे हैं, या फिर प्रत्याशियों के जिस तरीके से जिताऊ प्रत्याशी या और उससे बड़ा कोई प्रत्याशी मिल जाता है, तो पार्टी तुरंत उसको चेंज करके उसको दूसरा प्रत्याशी उतार रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो बेहद खास है ये चुनाव, विधानसभा का दंगल चल रहा है और इस दंगल में हर कोई अपने जो लड़ाकू उतार रहा है
वो लड़ाकू जिताऊ हूं, इस बात की पूरी श्योरिटी। फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी, दोनों को ही चाहिए। और यही वजह है कि ऐन वक्त पर प्रत्याशियों में परिवर्तन हो रहा है, प्रत्याशियों में कटौती की जा रही है और जो नामित प्रत्याशी वो पार्टी का दल बदल भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे बयानबाजी और चुनाव प्रचार दोनों ही तेज हो गया है। इस क्रम में आज बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी और हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु हापुड़ विधानसभा पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने लोगों से जनसंपर्क किया और बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील भी की। इतना ही नहीं, कैप्टन अभिमन्यु ने ग्रामीणों के साथ में कोरोना के कायदे और कानून का पालन करते हुए चौपाल भी लगाई और ग्रामीणों से चर्चा करी है। आपको बता दें कि पश्चिम क्षेत्र के, उत्तर प्रदेश पश्चिम के प्रभारी हैं कैप्टन अभिमन्यु और उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार के लिए सह प्रभारी हैं। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनता है तो 25 करोड़ लोग, हिंदुस्तान का 5वां हिस्सा, ये भारत की आर्थिक उन्नति और तरक्की के अंदर ये योगदान देते हैं तो हमारी जीडीपी 1-2% एक्स्ट्रा बढ़ने वाली है। उत्तर प्रदेश विकसित होगा तो हिंदुस्तान विकसित होगा। और अगर उत्तर प्रदेश कोई भूल और चूक और कोई गलती कर गया तो दो राहें पर खड़ा है। एक तरफ विकास है, दूसरी तरफ तबाही है, बर्बादी है और विनाश। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी के साथ में साझा प्रेस वार्ता करी। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि ये इलेक्शन भाईचारा बनाम भाजपा चुनाव है। उन्होंने कहा कि हर वर्ग का आदमी नेगेटिव पॉलिटिक्स हटाना चाहता है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर शामली में अखिलेश यादव ने कहा, सीएम से क्या उम्मीद करते हैं, पहले दिन ये भाषा नहीं सुन रहा हूं। उन्होंने मांग की है कि इलेक्शन कमीशन उनके बयान का संज्ञान ले। सपा नेता ने कहा कि जब सीएम योगी नामांकन दाखिल करेंगे तो उनके हलफनामे में देखिएगा कितनी धाराएं लगी हुई हैं। अखिलेश यादव ने कहा, सीएम योगी ये बताएं कि बिजली का बिल कम करने की क्या योजना है। सपा नेता ने कहा कि पहले चरण का चुनाव किसानों का होने जा रहा है, क्या लोग ये भूल जाएंगे कि किसानों को कार्ड से रौंद दिया गया। तो वहीं राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि हमने कल देश का बजट देखा। बजट में किसानों रोजगार सृजन के लिए कुछ भी नहीं था। बजट में ऐसी कोई घोषणा नहीं कि जिससे नौजवानों को उम्मीद मिल सके, उम्मीद जग सके। पीएम ने फसल बीमा योजना का बजट घटा दिया है। किसान और नौजवान पर डबल इंजन की मार पड़ रही है। वहीं इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। इसमें किसानों के लिए, रोजगार सृजन के लिए कुछ भी नहीं था। नरेगा जैसी योजना, जिसको खुद आर्थिक सर्वेक्षण जो बजट के एक दिन पहले पेश हुआ था, ये बता रहा था कि उसकी डिमांड बढ़ गई है। कोरोना महामारी में वही एक तरीका था कि शहरों से पलायन कर रहे मजदूर जब वो गांव लौटे, उन्होंने अपना घर का, परिवार का जो भी वो इंतजाम कर सकते थे, उस योजना के माध्यम से उनको एक आर्थिक सहारा मिल रहा था। पिछले वर्ष नरेगा में 1,11,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और इस साल के बजट में सिर्फ 73,000 करोड़ का आवंटन सरकार ने किया। 2018-19 यानी 3 वर्ष पहले औसतन 51 मैन डेज मिलते थे, जहां 100 दिन का रोजगार योजना में देने हैं। 51 दिन केंद्र सरकार दे रही थी, जो एक अन्याय है। और वो इस बजट ने और घटा दिया, सिर्फ 44 दिन का काम इस योजना में हम मजदूर को देना चाहते हैं। तो फिर रोजगार के लिए भी आपने देखा, बजट में कोई ऐसी घोषणा नहीं कि नौजवानों को उम्मीद मिल सके। और किसानों के लिए मोर क्रॉप पर ड्रॉप, जो एक नई योजना प्रधानमंत्री ने चालू की थी। पिछले साल का बजट 4,000, इस साल का बजट 2,000 करोड़। तो तमाम तरीके से केंद्र सरकार और साथ में भाजपा की जो प्रदेश सरकार है उस पर निशाना साधते हुए अखिलेश भी नजर आ रहे हैं, जयंत चौधरी भी नजर आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज गाजियाबाद दौरा होगा। अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे। अखिलेश यादव रथ यात्रा में पहुंचेंगे, लोनी जनसंपर्क और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे।
रथ यात्रा से लोनी क्षेत्र पहुंचने वाले अखिलेश यादव जनसंपर्क करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते भी नजर आएंगे। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। इस समय जिस तरीके से पश्चिम में लगातार हलचल देखने को मिल रही है, उसी हलचल में से एक गाजियाबाद भी अखिलेश यादव पहुंचने वाले हैं और आज उनका दौरा है। यहां पर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, रथ यात्रा भी है। हैदर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हैदर, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि माफ कीजिएगा, हमारे साथ लाइव जुड़े हैं हैदर। क्या कुछ अपडेट है कि ग्राउंड जीरो से, क्योंकि अखिलेश यादव का काफी ज्यादा चाम पश्चिम क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। हालांकि चुनाव आयोग का उनको कई बार नोटिस भी आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद लोगों की भीड़ है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो गाजियाबाद का जो लबोलुबाव है वो कैसा है? देखिए पूजा, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में शुरू से ही बीजेपी का दबदबा रहा है और पश्चिम में पिछली बार बीजेपी को बहुत बहुमत से सीटें यहाँ मिली थी। कहीं ना कहीं साधने की कोशिश है। अखिलेश यादव का एक हफ्ते के अंदर ये दूसरा दौरा है। लोनी में मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ मंडोला विहार है, जहाँ पर 2 साल से किसान अधिग्रहण जमीन पर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव यहाँ जब आज 6 बजे आएंगे तो सबसे पहले जयंत चौधरी और अखिलेश यादव सबसे पहले मंडोला विहार के जो किसान है उनसे मिलने। बात है हैदर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, लोनी क्षेत्र से एक बार फिर से नंदकिशोर गुर्जर को ही मौका दिया है बीजेपी ने, और नंदकिशोर गुर्जर जिस तरीके से विवादित बयानों के लिए अपने जाने जाते हैं, वो काफी बार चर्चाओं में भी रहते हैं, न सिर्फ रीजनल मीडिया में बल्कि नेशनल मीडिया में भी। ऐसे में क्या नंदकिशोर गुर्जर का इस बार तिलिस्म टूटता हुआ नजर आ रहा है? क्या समाजवादी पार्टी सेंध लगा पाएगी उस तिलिस्म में? ये बड़ा सवाल है, जानने लायक सवाल। देखिए मुझे अगर लोनी की राजनीति की अगर बात की जाए तो नंदकिशोर गुर्जर को पिछली बार जो जाट समाज के लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन्होंने सबने मिलकर इनको जिताया था। लेकिन इन 5 साल के अंदर इन्होंने जाटों को खासकर नाराज किया है। जैसे किसान आंदोलन के बीच में भी जब किसान नेता राकेश टिकैत गिरफ्तारी देने वाले थे 26 जनवरी को, लेकिन वहां पर नंदकिशोर गुर्जर पहुंच गए थे, इन्होंने वहां पर हाथापाई के आरोप लगे थे, तो उसके बाद गिरफ्तारी देखकर किसान आंदोलन आगे बढ़ गया था। तो कहीं ना कहीं जाट किसान जो है वो नाराज है नंदकिशोर गुर्जर से। और ग्राउंड जीरो पर अगर मुसलमानों की एक अल्पसंख्यक लोगों की बात की जाए तो वो भी खासकर कहीं ना कहीं जो मदन भैया है उसको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि जब हम ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों से पूछते हैं इस बारे में, तो लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि उनके पास विकल्प एक ही है, जो मदन भैया है और आरएलडी और सपा है। कहीं ना कहीं कुछ लोग आरएलडी सपा को देना चाहते हैं और कुछ लोग मदन भैया को देना चाहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं खामियाजा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हैदर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं किस तरीके से ग्राउंड का जो सिनेरियो है वो घड़ी घड़ी में चेंज हो रहा है। जहां समाजवादी पार्टी को नहीं पसंद किया जा रहा है या उनकी नीतियों से लोग संतुष्ट नहीं है, वहां पर आरएलडी एक विकल्प के तौर पर उभरी है। और पश्चिम चूंकि जाट बेल्ट है, ऐसे में आरएलडी का दबदबा काफी ज्यादा है। और यही वजह है कि जब बीजेपी की बैठकें होती हैं तो उसमें जयंत चौधरी का नाम भी निकल करके सामने आता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात अब देवभूमि की कर लेते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर करीब करीब सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी प्रदेश के दौरे पर पहुंची। इस दौरान उन्होंने वर्चुअल रैली के जरिए देहरादून में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है और वादा किया कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 200 यूनिट तक बिजली फ्री में मिलने वाली है। जहां कांग्रेस ने उत्तराखंड के लिए अपना घोषणा पत्र में 5 लाख परिवारों को सालाना 40,000 रुपए देने का वादा किया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने 4 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है। उत्तराखंड में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी ने आपको धोखा दिया, बीजेपी ने आपके लिए कुछ काम नहीं किया। प्रियंका ने कहा 5 सालों में उत्तराखंड में कुछ नहीं बदला, केवल बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री बदले हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुख तो इस सरकार के कार्य को देखकर इसलिए होता है क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने जितने बड़े बड़े वादे आपको दिए, जितनी आशा से, उम्मीद से आप सबने इनका समर्थन किया, उसको तोड़ दिया है। जहां जहां मैं जाती हूं बहुत स्पष्ट होता है कि पिछले 5 सालों में कुछ काम नहीं किया गया। पिछले 5 सालों में सिर्फ जो आपकी उम्मीदें हैं वो टूटी। हम घोषणा करते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, वो सवाल उठाते हैं कि पैसे कहां से आएंगे। सच्चाई ये है कि पैसे हैं। सच्चाई ये है कि रोजगार के लिए खाली पद हैं। सच्चाई ये है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। अगर ये करना चाहती थी तो कर सकती थी।
सच्चाई ये है कि आपको डबल इंजन की सरकार का वादा किया, लेकिन आज स्थिति इन्होंने ये बना दी है कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा है, इनका ही इंजन ठप हो गया है। हम बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं चुनाव के समय। यहाँ के जो राजनीतिक दल हैं, जो सरकार चलाते हैं, क्या बात करते हैं? यहाँ का धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, रोजगार की बात नहीं करेंगे। ये आपको नहीं बताएंगे कि रोजगार कैसे दिलवाए हैं या कैसे दिलवाएंगे, कभी नहीं बताएंगे। ये नहीं बताएंगे कि पिछले 5 सालों में इन्होंने कितने रोजगार दिए, क्योंकि दिए ही नहीं। तो प्रियंका गांधी राष्ट्रीय महासचिव पहुंची हुई थी, स्टार प्रचारक भी हैं कांग्रेस की, और ऐसे में उन्होंने घोषणा पत्र भी अपना जारी किया है। अजीत काम्बोज हमारे साथ में देहरादून से जुड़े हुए हैं। अजीत, मेरा सीधा सवाल है, जिस तरीके से कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति मची हुई है, ऐसे में प्रियंका की ये एंट्री, घोषणा पत्र जारी होना, ये कितना कवर अप कर पाएगा इस भगदड़ को? बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर उत्तराखंड कांग्रेस की बात की जाए तो एक स्टार प्रचारक की भूमिका में प्रियंका गांधी राजधानी देहरादून में पहुंची। यहां पर उन्होंने उत्तराखंड कांग्रेस का घोषणा पत्र, या सीधे तौर पर जिसको नाम दिया गया था स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र, ये यहाँ पर जारी करने का काम किया। और एक ये बड़ा सवाल जरूर बनता है कि ऐसी भगदड़ में कैसे आप उनको मैनेज कर पाएंगे। तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर देने की कोशिश उनकी जरूर की गई, और जो घोषणा पत्र के माध्यम से उन्होंने तमाम बातें कही हैं, उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है पुलिस कर्मियों से जुड़ा हुआ, जो पिछली सरकार में काफी उछला भी था कि 4600 ग्रेड पे उनको कब दी जाएगी। परिजनों ने तमाम तरह के आंदोलन किए, मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, और उसका जिक्र साफ तौर पर घोषणा पत्र में उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से किया गया है कि अगर सरकार आती है तो राज्य सरकार सीधे तौर पर 4600 रुपए का ग्रेड पे लागू कर देगी। इसके अलावा जो बड़ी बात है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहां पर खोलने की बात हो रही है, लेकिन उत्तराखंड गवर्नमेंट या पिछली सरकार की अगर बात की जाए, ऑलरेडी इस पर काम कर रही है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को उत्तराखंड में खोलना होगा, जिसके लिए बकायदा जो छात्र हैं, जो खिलाड़ी हैं, या जो सीधे तौर पर इनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनको इसमें कैसे जोड़ा जा सकता है, इसको लेकर राज्य सरकार काम कर रही है। तीसरी बात इसमें जो कही गई है, उपनगर कर्मियों को सीधे तौर पर रोजगार देने की, या उनका जो समायोजन है उसको कैसे और अच्छे तरीके से दिया जा सकता है। तो तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो या तो पिछली सरकार से चलती हुई आ रही है, या सरकार उन पर काम करने का वादा कर चुकी है। तो तमाम ऐसी बातें हैं जो उत्तराखंड कांग्रेस के घोषणा पत्र में नजर आई हैं, और इसी को आज उत्तराखंड राष्ट्रीय जो महासचिव हैं उत्तराखंड कांग्रेस की, उनकी तरफ से यहाँ पर जारी किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि हरीश रावत ने मंच से कहा था कि मेरे जो प्रतिनिधि हैं वो क्षेत्र क्षेत्र में जाएं, प्रचार करें, लोगों से वादा करें, और उनका किया हुआ वादा मेरा वादा होगा, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगी। और कुछ वैसे ही लमसम वैसे ही वादे इस घोषणा पत्र में नजर भी आते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजनीति जो चाहे वो करवा दे, कभी दल बदल की राजनीति, कभी जोड़ तोड़ की सियासत। अब एक बयान उत्तराखंड के सियासी फिजाओं में तैर रहा है। ये बयान क्या है? अकील अहमद का बयान है, जो कि सहसपुर के रहने वाले हैं। बीते 2 दिन पहले अकील अहमद ने अपना नामांकन वापस ले लिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ कुछ शर्तें रखी। उन्होंने अपने एजेंडे में कहा कि जब उत्तराखंड में कांग्रेस सत्ता में आएगी तो सहसपुर विधानसभा में मुस्लिम यूनिवर्सिटी समेत कांग्रेस 7 मुद्दों पर काम करेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव पर्यवेक्षक मोहन प्रकाश ने उन पर काफी दबाव डाला, तब जाकर उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है। हमने स्थानीय की मांग रखी थी कि स्थानीय व्यक्ति को टिकट होना चाहिए, लेकिन आरिंदर शर्मा जी को टिकट दिया, वो हमारी नाराजगी थी कि भारी व्यक्ति है। तो उसमें जब उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप पार्टी, मैंने इलेक्शन के लिए पर्चा भर दिया है निर्दलीय, तो पार्टी का दबाव मेरे पे था कि आप इलेक्शन न लड़ो और हम आपको जो है अगली बार जो है कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे, जैसे भी करेंगे जो है। तो मोहन प्रकाश जी मेरे पास पहुंचे, हालांकि मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ, पार्टी से मुझे भी जो है उतनी लगाव है, तो मेरे पास पहुंचे। वो उसमें मैंने जो है 6-7 शर्तें थी उसमें डिग्री कॉलेज की मांग की मैंने सहसपुर में, एक हॉस्पिटल की मांग की शिमला बाईपास पे। चुनाव, अपेक्षा और सियासत, ये कहीं ना कहीं विधानसभा के दंगल में पुरजोर तरीके से देखने को मिल रही है। फिर सूबा चाहे जो हो, सूबा चाहे पंजाब हो, सूबा चाहे उत्तर प्रदेश हो, सूबा चाहे 5 राज्य उत्तराखंड हो, तमाम जो राज्य हैं वहां पर इसी तरीके का समीकरण बन रहा है। लेकिन जनता के हाथ में है कि जनता 10 मार्च को क्या तस्वीर सबके साथ साझा करने वाली है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।